हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस एसएससी जेईई और ईएससी पीवाईक्यू को सॉल्व किया था। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देख देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इमल्शन। तो इनमें से जो हमारे केमिकल इमल्शन है, मिथाइल अल्कोहल, सेटाइल अल्कोहल, स्टेराइल अल्कोहल और केरोसिन। विच ऑफ द अबव केमिकल इमल्शन यूज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। तो बेसिकली जब हम डैम बनाते हैं तो हमारे पीछे यहाँ पर पूरा रिजर्वायर रहता है जहाँ पे बहुत सारा वाटर हम कलेक्ट करते हैं। तो अब सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से एवापोरेशन के लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इस वजह से उसके जो एवापोरेशन की वजह से लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कौन सा इमल्शन यूज करेंगे, इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। आप हमारा ये आंसर बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां भी देख सकते हैं। वहां पे 1.3 के से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस पे हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप डायरेक्टली वहां भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक। तो सिल्वर, रबड़, आयरन और कॉपर में से हमारा सबसे लीस्ट इलास्टिक कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो इलास्टिक बिहेवियर है, किसी मटेरियल की इलास्टिक बिहेवियर बेसिकली डिपेंड करती है उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो अगर मैं बात करूं तो हमें अगर बताना है कि कोई कितना ज्यादा इलास्टिक है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है। और हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैपिटल ई से शो करते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे जिसको अगर हम बात करें तो हमें ये बात पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटाते थे, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो एक आता है वो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो कि ई से शो करते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ से पता चला कि स्ट्रेस, जब मैं इन चारों ही मटेरियल पे, ये जो चारों मेरा मटेरियल है, सिल्वर, रबड़, आयरन, कॉपर, जब इस पे मैं स्ट्रेस की वैल्यू सेम कर दूं, सब पे सेम स्ट्रेस लगाऊं, यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन ली है कि मैं सब पे सेम स्ट्रेस लगाऊं, तो अब मेरी बेसिकली किस पे बात डिपेंड कर जाएगी कि इलास्टिक मटेरियल तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होना चाहिए। और स्ट्रेन जो है, मतलब स्ट्रेन जो वो शो करता है, कभी भी स्ट्रेस लगाने पे जो स्ट्रेन दिख रहा है हमें वो मिनिमम होना चाहिए, तो वो ज्यादा इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। तो अगर हम बात करें तो एक ग्राफ देखते हैं जिसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कॉर्क है, कंक्रीट, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ये रबड़। तो अगर आप ये देखो तो बेसिकली जो हमारा ये होता है, हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये स्लोप होता है हमारा। ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो हमारा कर्व बनता है, इसका स्लोप ही हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप रबड़ की देखो सबसे कम है, तो रबड़ की हमारी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे लीस्ट है। इसका मतलब इसकी स्ट्रेन की जो जो स्ट्रेन वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और स्ट्रेन वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि वो लीस्ट इलास्टिक होगा। मतलब जैसे ही हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाया तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन शो करेगा, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी सबसे कम है। तो इसका मतलब हमारा रबड़ विल बी द लीस्ट इलास्टिक। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक मिसकंसेप्शन होता है जनरली कि जो ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। नहीं, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है हमारे जो मटेरियल की, वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बार एल मीटर लॉन्ग। तो उसकी लेंथ हमें दे रखी है, एल मीटर लॉन्ग एंड हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो ए हमारा एरिया है, इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड विच इज डब्ल्यू। तो डब्ल्यू हमारा ग्रेजुअली, इंस्टेंट नहीं है, हमारा ग्रेजुअली टेंसाइल लोड है। तो स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहा है बेसिकली। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो वो पूछ रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा जब हमारी एक रॉड है, एक बार है, इसकी लेंथ एल, ए एरिया और डब्ल्यू ग्रेजुअली टेंसाइल लोड लग रहा है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार पूछ रहा है। अब बार में कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई ये पूछ रहा है। तो स्ट्रेन एनर्जी का कुछ फॉर्मूला होता है, जो कि ये है कि जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाते हैं, जब यहाँ पर हम स्ट्रेस और यहाँ पर स्ट्रेन का जब कर्व बनाते हैं और उसका जो अंदर का एरिया लेते हैं, तो एरिया अंडर कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू हम उसमें वॉल्यूम का जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें मिलती है वो हमारा होता है स्ट्रेन एनर्जी। अब यहाँ पर बेसिकली बोला है कि ग्रेजुअली टेंसाइल लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुअली टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं जिसका वेट हमारा डब्ल्यू है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लगा लेते हैं। तो जब ग्रेजुअली अप्लाई किया जाता है हमारा टेंसाइल लोड, तो हमारा ट्राइंगल बन के आता है। जो ट्राइंगल होता है हमारा, ट्राइंगल देखने को मिलेगा आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो अब सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारा स्ट्रेन होता है और यहाँ पर हमारा स्ट्रेस होता है। डब्ल्यू हमारा लोड लग रहा है, डब्ल्यू अगर लोड लग रहा है तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस कितना हो जाएगा। स्ट्रेस की बात करूँ तो डब्ल्यू अपॉन एरिया हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है हमारा, स्ट्रेन होता है हमारा एल अपॉन एल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली कैसे आएगा,
तो स्ट्रेस हमारा हो गया W अपॉन ए। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इनटू लेंथ अपॉन लेंथ। तो अगर हमें एक बात पता है कि डेल एल की वैल्यू निकालनी होती है तो W या फिर आप P ले सकते हो, जो भी लोड लग रहा है W लग रहा है यहाँ पर, तो W L अपॉन ए ई। अब यहाँ से L नीचे जाएगा तो बेसिकली मेरी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी W अपॉन ए ई। तो अब यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल गई? ये वाला पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी मेरी W अपॉन ए ई। अब मुझे इस एरिया के बारे में पता करना है, तो एरिया हमारा ये जो होगा, हमारा जो स्ट्रेस अंडर, जो हमारा ये एरिया है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब अगर एरिया की बात करते हो तो बेसिकली क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है मेरा? W, बेस हमारा हो जाएगा W A अपॉन ई ई। और हमारा हाइट क्या हो जाएगी? W अपॉन ए। ये बेसिकली मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये तो मेरा एरिया हो गया। इंटू में हमें वॉल्यूम भी करना है। वॉल्यूम हमारा क्या होगा? बार का, बार का वॉल्यूम होगा हमारा एरिया इंटू लेंथ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? W स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पर एक ए से एक ए कैंसिल कर देंगे हम, ए ई अपॉन ए, और यहाँ पर हमारा हाफ चल ही रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इस ए से इस ए को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हाफ W स्क्वायर L अपॉन ए ई। तो हाफ W स्क्वायर L अपॉन ए ई, और हाफ है हमारा। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाफ का ये हमारा नीचे आ गया ए ई, और W स्क्वायर अपॉन W स्क्वायर L अपॉन 2AE। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इसी कंडीशन में हमारा इंस्टेंटेनियस होता, अगर लोड हम सडन लगा रहे होते, मतलब हमने बहुत सडन लोड लगाया, तो इस केस में क्या होता है? इसको देख लेते हैं। अगर हम सडन लोड लगाते तब क्या होता? तो सडन लोड में जो हमारा ग्राफ बन के आता है, जो हमारा ग्राफ निकल के आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम होता है, वो रेक्टेंगल होता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते हैं किस तरीके का डायग्राम होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो रेक्टेंगल हमारा डायग्राम होता है। वैल्यू तो हमारी वही रहेगी, हमें यहाँ पता है ये हमारा W अपॉन ए था। अभी हमने देखा यहाँ पर स्ट्रेन था, ये हमारा स्ट्रेस, जिसमें ये W अपॉन ए हो जाएगा। अब इसका एरिया लेंगे, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? बेसिकली हमारी स्ट्रेन एनर्जी होती है एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इनटू वॉल्यूम। अगर हम इसकी बात करें तो इसका एरिया लेंगे, तो इसका जब एरिया लेंगे तो ये हो जाएगा W A। इसमें मतलब हाफ नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। L इंटू बी करेंगे तो L हमारा मान लो W अपॉन ए हो गया, तो ये बी हो गया, इंटू वॉल्यूम हमारा चल ही रहा है, वॉल्यूम हमें पता है A इंटू L हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करूँ W अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय W अपॉन ए ई मल्टीप्लाई बाय W अपॉन ए ई, और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा A इंटू L। तो A से एक A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मेरा क्या वैल्यू आएगी? W स्क्वायर L अपॉन ए ई, मतलब हाफ हट जाएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिलता है, अगर मेरा ग्रेजुअली लोड लग रहा है, ग्रेजुअली लोड लग रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा W स्क्वायर L अपॉन 2AE। लेकिन अगर वहीं पे मेरी ये वैल्यू मेरी सडन लग रही है, अगर मेरे को सडन लोड लग रहा है, तो ये मेरा 2 हट जाएगा, और ये मेरे को मिलेगा W स्क्वायर A अपॉन ए। इसका एक रेशियो भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो अलग अलग तरीके से वैल्यू पूछी जा सकती है। तो इन क्वेश्चंस को याद रखना, ये प्रीवियस ईयर SSC JEE का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज। तो पॉइजन रेशियो को जिससे हम म्यू से शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं, ये पूछ रहा है कि इसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर हाफ करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, ये एक रेशियो है जिसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करते, तो मल्टीप्लाई वाले तो दोनों ही ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं पॉइजन रेशियो की, तो पॉइजन रेशियो हमारा क्या होता है? जिसमें सपोज कि हमारे पास एक बॉक्स है और हमने इस पर फोर्स लगाया एक्स डायरेक्शन में, तो जब मैं एक्स डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगा रही हूँ तो आपको कुछ वाई डायरेक्शन में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो वाई डायरेक्शन में हमें जब चेंज देखने को मिलेगा, हम एक नए पेज बना के देखते हैं। मान लो ये हमारा बॉक्स है जिसकी लेंथ है हमारी L, और मैंने यहाँ पर टेंशन फोर्स लगाया, और इसकी डायमीटर मान लो कुछ बार है जो हमारी, इसकी डायमीटर होगी D। तो अगर मैं इसको इलोंगेट कर रही हूँ तो यही वाली डायरेक्शन में क्या होगा? हमें इसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा चेंज देखने को मिलेगा, ये और थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, और जो डायमीटर है वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली मान लो कि L प्लस डेल L देखने को मिला, यहाँ पर तो हमारा इलोंगेट हो गया, लेकिन डायमीटर क्या हो गई? कम हो गई। डायमीटर मान लो कुछ D थी, और माइनस डेल D करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो जो ये मेरे को लेटरल डायरेक्शन, एक होता है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लेटरल डायरेक्शन कहते हैं। तो जिस डायरेक्शन में लगाया वो हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडनल, और उसका अपोजिट जो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन। तो अब इन दोनों का जो रेशियो, जो इसमें हमें स्ट्रेन देखने को मिला, तो बेसिकली अगर मैं पॉइजन रेशियो की बात करूं तो ये रेशियो है किसका? स्ट्रेन। स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन, तो मुझे एक स्ट्रेन देखने को मिलेगा इन लेटरल डायरेक्शन, और एक स्ट्रेन मुझे देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इन दोनों के रेशियो को ही मैं पॉइजन रेशियो कहूंगी, पॉइजन रेशियो कहा जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो लेटरल डायरेक्शन में मेरे को क्या चेंज देखने को मिला? पहली बात तो क्या चेंज देखने को मिला था? ये डेल डी देखने को मिला मुझे। तो डेल डी अपॉन डी, ये तो मेरा
लेटरल डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये डिक्रीज हुआ, मतलब मेरा ये कंप्रेस हुआ था, तो मेरे को माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और नीचे मेरे को क्या चेंज देखने को मिला था, यहाँ पर मुझे डेल एल का चेंज देखने को मिला, तो डेल एल अपॉन एल। तो चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल जो ओरिजिनल लेंथ थी, ये मेरा नीचे लॉन्गिट्यूडनल का स्ट्रेन हो गया। लेटरल में क्या हो गया, जो हमारा चेंज हुआ था लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब चेंज इंक्रीज नहीं हुआ था, डिक्रीज हुआ, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लगाया। अब अगर बात करें तो म्यू के फॉर्मूले में भी पहले से एक नेगेटिव साइन लगता है, म्यू के फॉर्मूले में भी एक पहले से एक नेगेटिव साइन लगता है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इंक्रीज हो जाता तो नेगेटिव साइन आ जाता। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो अब वो पूछ रहा है कि क्या होता है। तो ऊपर हमारा क्या आया था, लेटरल स्ट्रेन। हमने देखा अभी सबसे ऊपर हमारा न्यूमरेटर में क्या आता है, लेटरल स्ट्रेन, और नीचे आता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू बताओ, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन रेशियो। तो अभी हमने देखा पॉइजन रेशियो क्या होता है, अब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है घुमा घुमा के बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो पॉइजन रेशियो की। तो हमें ये बात तो पता है कि पॉइजन रेशियो जस्ट अभी हमने देखा कि ये क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन, माइनस लेटरल स्ट्रेन, ये फॉर्मुलेज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैंने एक ही बार क्वेश्चन को देखा है, ऐड किया है, जबकि ये पॉइजन रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी ये वाला क्वेश्चन मोस्टली एवरी ईयर ही पूछा गया है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेराई करती है। जनरली हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उसमें जो हमारा पॉइजन रेशियो होता है वो 0 से लेकर 0.5 के बीच में वेराई करता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें कॉर्क की जो वैल्यू होती है, जो कॉर्क मटेरियल है उसकी पॉइजन रेशियो आपको 0 देखने को मिलेगी। और परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल जो होता है, परफेक्टली जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक रबड़ जो देखने को मिलेगा, परफेक्टली हमारा इलास्टिक रबड़, उसकी आपको देखने को मिलेगी 0.5। इलास्टिक रबड़ की आपको देखने को मिलेगी 0.5। उसके बीच में जैसे हमारा कंक्रीट होता है, कुछ की वैल्यू याद कर लेते हैं। तो अगर हम देखें की वैल्यू ये लिख लेते हैं हम, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो कॉर्क की हमने देख लिया, कॉर्क की पूछता है तो 0। कंक्रीट की अगर बात करता है, कंक्रीट के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसकी वैल्यू हमारी 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में वेराई करती है, 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में। एल्यूमिनियम का भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है जिसमें एल्यूमिनियम की भी हमारे से पॉइजन रेशियो पूछी गई थी जो कि 0.33 है। वेल अगर कास्ट आयरन की बात करते हैं, कास्ट आयरन की बात करें तो ये हमारा 0.2 से लेकर 0.3 के बीच में वेराई करती है, 0.2 से लेकर 0.3 के बीच में। स्टील की बात करते हैं, अगर स्टील की बात करें तो 0.25 से लेकर 0.25 या 26 से लेके तो हमारी 0.3 तक जाती है, 0.26 से लेकर 0.3 तक जाती है। और अभी हमने जस्ट लास्ट में देखा था कि जो हमारी रबड़ होती है उसकी क्या देखने को मिलेगी हमारे 0.5। तो हमारा जो लोएस्ट वैल्यू है, जो हमारी इंजीनियरिंग मटेरियल्स मोस्टली यूज किए जाते हैं, तो 0 से लेकर 0.5 के बीच में वेराई करते हैं हमारी म्यू की वैल्यू, जो कि हमारा रेशियो है एक लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट। तो अगर हम बात करते हैं प्रूफ रेजिलियंस की, तो ये मैक्सिमम एनर्जी है जो स्टोर की जाती है कहाँ तक। अगर इसकी बात करें तो बेसिकली इलास्टिक लिमिट तक जो हमारी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे कि अगर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाया, मान लो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनाया, यहाँ पर हमने स्ट्रेस शो किया, यहाँ पर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन शो किया, तो एक पॉइंट आएगा जो हमारा इलास्टिक लिमिट होगा। मान लो ये कर्व है और ये हमारा एक इलास्टिक लिमिट होता है। एक होता है प्रोपोर्शनल लिमिट जहाँ पर हुक्स लॉ जहाँ तक वेराई हमारा लगता है, एक होता है हमारा इलास्टिक लिमिट कि अगर मैं यहाँ तक अपने मटेरियल को स्ट्रेच करूंगी और फिर वहां से रिलीज कर दूं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है। तो ये हमारा इलास्टिक पॉइंट होता है। तो जब यहाँ तक स्ट्रेन एनर्जी है, ये स्ट्रेन एनर्जी है मतलब एनर्जी क्या है, यही जो एरिया अंडर द कर्व मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये हमें पता है। तो ये अगर यहाँ तक जो एरिया हमारा पूरा कर्व जो हमारा मटेरियल यहाँ तक एनर्जी को स्टोर करता है, इस इलास्टिक पॉइंट तक जो एनर्जी को स्टोर करता है उसी को हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। तो बेसिकली क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट विदाउट क्रिएटिंग एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ऑब्वियसली जब इलास्टिक लिमिट तक जा रहा है तो कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो हमारे एरिया अंडर पूरा हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व होता है मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमें पता है इसका वॉल्यूम फॉर्मूला हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो प्रूफ रेजिलियंस हमारे इलास्टिक लिमिट तक जो हमारी एनर्जी है उसको स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि रिएक्शन फाइंड करना है हमें ए पे, शायद ऊपर की लाइन कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में आर ए की वैल्यू पूछी गई है, आर ए की वैल्यू पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन में आर ए निकालना है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो आर ए की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे आर ए मान ले, तो यहाँ पर रिएक्शन लगेगा आर वी, जो कि आर बी हो जाएगा। तो अगर मैं मान लो मैंने दोनों अपवर्ड ही ले ले, तो एक इक्वेशन हमारी एफ वाई सिग्मा एफ वाई जो हमारे फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको लगाते हैं, तो आर ए ऊपर लग रहा है, आर बी ऊपर लग रहा है, और हमारा 20 किलो न्यूटन भी ऊपर लग रहा है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि हमें मूवमेंट लगाएंगे, बी के अराउंड हम मूवमेंट ले लेते हैं। अगर हम बी के अबाउट मूवमेंट ले लें, तो एक तो हमारा 20 क्लॉकवाइज घूम रहा है, 20 इंटू 200 हो जाएगा, 20 इंटू 200 हो जाएगा डिस्टेंस। ये तो हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस कराएगा। ये भी हमारा जो आर ए है वो हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर हम बात करें क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस आर ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मूवमेंट हमारा आरबी पे कितना होगा, 0 होगा, हिंज है तो ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू माइनस आर ए, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस आर ए। तो अगर मैंने आर ए अपवर्ड लिया है लेकिन वो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, जो कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो -40 आ रहा है मेरा, 40 किलो न्यूटन माइनस का आ रहा है, मतलब मैंने अपवर्ड डायरेक्शन ली थी तो पॉजिटिव आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लग रही है। तो वैसे भी अगर ऊपर हमारा ये 20 किलो न्यूटन लग रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा स्टेबल करने के लिए। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको यहाँ पे इन्होंने एन से शो किया है, इज गिवन एज। तो अगर हम बात करें, ये तीनों जो चीजें होती है, जैसे एक हमारा होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और एक होता है हमारा हमारा होता है शेयर बल्क मॉडुलस। अगर हम बात करें उसको बोलते हैं हम बल्क मॉडुलस। तो ये तीनों ही जो होते हैं, और एक हमारा पॉइजन रेशियो, इन चारों को मिलाकर जो फॉर्मुलेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो फॉर्मुलेस को देख लेते हैं। अगर हम बात करें, अगर जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी उसके लिए बात करते हैं, तो हमने जी से पढ़ा है, तो जी की जगह हम एन कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2g 1 प्लस म्यू। म्यू क्या हमारा पॉइजन रेशियो, जी हमारा क्या है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और ई हमारा यंग्स मॉडुलस। वेल वहीं पे अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें, तो बल्क मॉडुलस के लिए ई का फॉर्मूला क्या हो जाता है 3k 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। तो अभी लेकिन हमारा इस वाला फॉर्मूला को पूछा जा रहा है, क्योंकि हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एन से जो कर रहा है, जो कि जी होता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं, तो के हमारा क्या है मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और म्यू मेरा क्या है पॉइजन रेशियो। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज कॉल्ड। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर स्मॉलर सेक्शन का टेंशन अप्लाई करेंगे, तो हम उसको एक छोटे मतलब मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब उसको खींच सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। तो जब हम उसको खींच सकते हैं, जब थोड़ा एप्लीकेशन करने पे, हम टेंशन लगाने पे जब खींच सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर हमारा प्लास्टिसिटी भी गिवन है, इलास्टिसिटी भी गिवन है, और मेलेबिलिटी भी गिवन है। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, एक हमारा इलास्टिक पॉइंट होता है, जब हम कर्व बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, तो हमारा एक पॉइंट आएगा, जब उससे मान लो ये इलास्टिक पॉइंट है, जब इसके बाहर हमारा स्ट्रेस लगता है और स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है अपने मटेरियल में, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिक बिहेव प्लास्टिसिटी। बेसिकली इलास्टिक लिमिट के बाद जब हम उस पर स्ट्रेस लगाते जाते हैं और उसमें जो चेंज आता है, तो उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। इसमें क्या है, जब इस वाले रेंज में आ जाता है तो वो हमारे ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाता। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी अभी हमने देखा था, इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। एक इलास्टिक पॉइंट तक जब हम अपना टेंशन लगा रहे हैं, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बिहेवियर तक उसमें शेप चेंज होगा, फिर वो अपना जो शेप है वो अगेन रीगेन कर सकता है इजीली। तो उस बिहेवियर को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, टेंशन लगाते हैं, जब हम उस पर अप्लाई करते हैं और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं। और जब उसे हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ P इज द टेंसाइल स्ट्रेस एट अ रेक्टेंगुलर बार, P हमारा एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है रेक्टेंगुलर बार पे ऑफ लेंथ L एंड विद द थिकनेस, विड्थ दे रखी है हमें बी, जिसमें डी की स्पेलिंग डी नहीं लिखा हुआ, तो विड्थ हमें बी दे रखी है, थिकनेस हमें डी दे रखी है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने को बोल रहा है जब हमारा टेंसाइल फोर्स लग रहा है एक रेक्टेंगुलर बार पर। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बार बना लेते हैं। अगर रेक्टेंगुलर बार की बात करें, तो रेक्टेंगुलर बार अगर हम बनाएं कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे लेंथ भी है, विड्थ भी है, और हमारा लेंथ भी है, विड्थ भी और डेप्थ भी है, तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, थिकनेस भी है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारा प्रेशर लग रहा होगा P, और ये मेरी है इसकी विड्थ, ये मेरी विड्थ है, और ये मेरी है डी, और ये है मेरा लेंथ, ये है मेरी लेंथ। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये बोल रहा है कि अब आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिखाओ। तो मान लो अगर ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, तो इसके दोनों अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारा हो जाएगा
वो हमारी लेटरल डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन को सम करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? जो हमारा एक्स में स्ट्रेन है, वाई में स्ट्रेन है और जेड में स्ट्रेन है। ठीक है। तो अगर एक्स के स्ट्रेन की बात करें तो हमारा मान लो पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, तो स्ट्रेन क्या हो जाता है? हमारा स्ट्रेन हो जाएगा पी अपॉन ई। स्ट्रेन हमारा हो जाएगा पी अपॉन ई। मतलब क्या है? हमें पता है ये बात कि जो स्ट्रेस है, हमारा स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो जाता है? जब हमारे स्ट्रेस में हम बल्क मॉडुलस को या फिर यंग्स मॉडुलस को हम डिवाइड कर देते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं, सॉरी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये तो मेरा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन होगा। अब लेटरल डायरेक्शन में क्या करेंगे हम? लेटरल डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? प्लस माइनस का म्यू, हमें पता है जो हमारा पॉइजन रेशियो होता है वो माइनस का हो जाएगा, और पी अपॉन ई माइनस का म्यू पी अपॉन ई, ऐसे ही हमारा यहाँ पर सेम हो जाएगा, माइनस का म्यू और पी अपॉन ई मेरा जेड डायरेक्शन, क्योंकि दोनों ही लेटरल डायरेक्शन है। अब बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या देखने को मिला? तो P अपॉन ई मैं कॉमन ले सकती हूँ, P अपॉन ई कॉमन ले लूँ तो पहले वाली कंडीशन में मेरा 1 प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? माइनस का म्यू, और माइनस का म्यू मतलब 2 बार म्यू आ रहा है मेरा, माइनस का म्यू अपॉन माइनस का म्यू, तो मेरा P अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे को देखने को मिला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू मुझे ये देखने को मिली है, जिसमें अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू विच लिमिट? तो हुक्स लॉ बेसिकली क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये मेरा हुक्स लॉ कहता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं मटेरियल साइंस में जो हमारा स्ट्रेस है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो जब हम स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की, ये हुक्स ने कहा, तो हुक्स जी ने जब ये कहा है तो जितना ज्यादा स्ट्रेस लगेगा उतना ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिलेगा, या जितना ज्यादा स्ट्रेन है उतना ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, जब हम किसी भी मटेरियल पर, मान लो ये बॉक्स है और इस पे जब हमने बहुत ज्यादा इसकी चेंज हुई, जब इसमें स्ट्रेन आता है इस वजह से हमें इसमें इंटरनल स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो ये लॉ हमारा कहाँ तक एप्लीकेबल है? तो ये हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही एप्लीकेबल है। इलास्टिक पॉइंट तक हम मान लेते हैं अपने माइल्ड स्टील में, लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही हमारा हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ यूनिफॉर्म बार इज सपोर्टेड एट वन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो एक यूनिफॉर्म बार है जो कि एक डायरेक्शन में सपोर्टेड है। सपोज इस तरीके से हमारी यूनिफॉर्म बार है, लोडेड एट द बॉटम एंड बाय लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बार। तो जितना हमारा वेट ऑफ द बार है उसी से लोडेड है। तो सपोज पी हमारा वेट लग रहा है उस पे, एल उसकी लेंथ है, ए हमारा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो हमें बोल रहा है कि द स्ट्रेन एनर्जी एज कम्पेयर टू ड्यू टू सेल्फ वेट। तो बेसिकली मुझे एक रेशियो निकालना है कि जब हमने नॉर्मली जो वेट ऑफ द बार है उसका स्ट्रेन एनर्जी एज कम्पेयर टू जो सेल्फ वेट के कारण हमारा जो लगा है स्ट्रेन एनर्जी, उन दोनों का रेशियो निकालना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है जो कि होता है हाफ पी इंटू डेल। तो बेसिकली ये पी क्या है? पी हमारा लोड है और डेल हमारा क्या है? जो हमारा डिफॉर्मेशन देखने को मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारा सेल्फ वेट लगता है, जब हमारा सेल्फ वेट लगता है, सेल्फ वेट के कारण हमारा डिफॉर्मेशन क्या होता है ये याद रखना चाहिए हमें। सेल्फ वेट के कारण जो मेरा डिफॉर्मेशन होता है वो होता है पी एल अपॉन ए ई, और ये हो जाता है मेरा हाफ। नॉर्मल डिफॉर्मेशन क्या होता है हमारा? पी एल अपॉन ए ई, लेकिन जब सेल्फ वेट के कारण होता है तो वो हो जाता है मेरा हाफ। ओके, तो अब अगर हम इसकी बात करें तो अब यहाँ से हम अपना U1 निकाल लेते हैं जो कि सेल्फ वेट के कारण है। U1 निकाल लेते हैं हम जो सेल्फ वेट के कारण है। सेल्फ वेट के कारण हमारा स्ट्रेन एनर्जी कितना है ये हम निकाल लेते हैं। सेल्फ वेट के कारण हमारा क्या हो जाएगा? हाफ पी पी हो जाएगा, और डेल हमारा कितना हो जाएगा? पी एल अपॉन 2AE। तो बेसिकली यहाँ से मेरा क्या निकल के आया? पी स्क्वायर एल अपॉन 4AE। तो ये तो मेरा सेल्फ वेट के कारण है। अगर U2 की बात करूं जो मेरा यहाँ पे बोल रहा है कि वेट ऑफ द बार की वजह से और सेल्फ वेट की वजह से जो हमारा निकालना है वो निकाल लो। तो अगर वेट ऑफ द बार और सेल्फ वेट की वजह से हमारा तो कुछ एक तो अपना सेल्फ वेट लग रहा है और उतना ही हमारा लोड लग रहा है वेट ऑफ द बार के कम तरीके से। तो अब अगर हम बात करें तो सेल्फ वेट भी ऐड करेंगे और उतना ही लोड भी लग रहा है। तो सेल्फ वेट भी लग रहा है और उतना ही हमारा इस पे लोड भी लग रहा है, लोड भी लग रहा है जो हमारे एंड पे लोड लग रहा है। तो अगर इन दोनों के कारण जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी निकल के आया तो इसकी बात करें तो ये सेल्फ वेट के कारण तो अभी हमने निकाल लिया पी स्क्वायर एल अपॉन 4AE, पी स्क्वायर एल अपॉन 4AE प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा एल अपॉन 2AE हो जाएगा। कैसे आया ये देख लेते हैं। तो अगर इसकी बात करें ये कैसे आया तो हाफ पी हो जाएगा मेरा, और यहाँ मैंने अभी देखा था पी एल अपॉन ए। तो ये बेसिकली यहाँ से हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो पी स्क्वायर एल अपॉन 4AE है और इस तरफ है हमारा पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 3P स्क्वायर एल अपॉन 4AE।
तो ये तो मेरा किसके वजह से आया, जो मैंने अभी देखा यहाँ पर U2 सेल्फ वेट और लोड लगने की वजह से आया। अब यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है, रेशियो की बात कर रहे हैं ये लोग, तो वो बोल रहा है कि रेशियो निकालो कब, जब वही लोड लग रहा हो जो सेल्फ वेट की वजह से और जो हमारा वेट ऑफ द बार है इनके वजह से जो रेशियो लग रहा है। तो U2 अपॉन U1 पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा 3p स्क्वायर L अपॉन 4AE, और नीचे हमारा आ जाएगा p स्क्वायर L अपॉन 4AE। तो यहाँ से हमने जब ये कैंसिल किया पूरा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 मेरा रेशियो आ गया। यहाँ पर हमने इसकी U1 की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे मेरा U2 की वैल्यू निकल के आ गई थी। इन दोनों का रेशियो लिया था तो मेरा आंसर आ गया 3। तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रेशियो को क्या कहा जाता है? तो अभी हमें पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कर देते हैं, ये हुक्स लॉ बोलता है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक लगता है। वेल वहीं पर अगर हम बात करें, जब ये हम इसको हटाते हैं तो ये जो हमारा इक्वल टू लगने के बाद हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, जैसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस यहाँ आ जाएगा और अपॉन में स्ट्रेन आ गया, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसके वजह से हमारा जो रेशियो निकल के आया है इसे ई से शो करते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो। तो अभी हमने देखा था म्यू क्या होता है, माइनस से दिखाते हैं। ऊपर हमारा आता है लेटरल स्ट्रेन, तो न्यूमरेटर में हमारा आता है लेटरल स्ट्रेन, और यहाँ पे हमारा नीचे आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये दोनों ही स्ट्रेन है हमारे। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये मेरी पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है। तो ये 0 से लेके 0.5 तक हमारी वेरी करती है। तो लिमिट कहाँ तक हो जाएगी, 0.5 तक। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0 क्या है, हमारा कॉर्क का देखा जाता है, और हमारा 0.5 हमारा रबड़ का देखने को मिलता है। परफेक्टली इलास्टिक जो रबड़ होती है हमारी, उसकी 0.5 म्यू की वैल्यू देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। इनमें से किसकी सबसे ज्यादा डक्टिलिटी देखी जाएगी? तो देखो, डक्टिलिटी हमारी बेसिकली कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करती है, कि जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, और डक्टिलिटी उतनी कम। तो जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा तो ये हमारे कार्बन कंटेंट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम ये चारों ही देख लेते हैं, जिसमें कार्बन कंटेंट जिसमें सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा डक्टाइल देखने को मिलेगी। कार्बन कंटेंट जिसमें कम, उसका सबसे ज्यादा डक्टाइल देखने को मिलेगा। तो डक्टिलिटी हमारे कार्बन कंटेंट की बिल्कुल ऑपोजिट चल जाती है। तो कार्बन कंटेंट हमारा सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा आपको? पिग आयरन में, क्योंकि इसको हम प्योर फॉर्म बोलते हैं, प्योर फॉर्म बोलते हैं। इसमें हमारा 4% के अप्रोक्सीमेट हमें अपना कार्बन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पिग आयरन जो है हमारा, इसमें पिग आयरन को शायद प्योर बोल दिया मैंने, इम्प्योर हो गया हमारा, ये 4% हमारा कार्बन होता है। सबसे प्योर हमारा होता है रॉट आयरन, तो ये सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा। तो डक्टाइल, अगर डक्टिलिटी की बात करें तो मैक्सिमम डक्टिलिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी, वो है हमारा रॉट आयरन। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेल अगर इसकी बात करें तो फिर हमारा इसके बाद माइल्ड स्टील होता है। माइल्ड स्टील में हमें अप्रोक्सीमेटली 0.3 के बाद 3% का कार्बन देखने को मिलता है। कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन में 2 से लेके 4% के बीच में आपको देखने को मिलेगा कार्बन परसेंटेज। वेल रॉट आयरन में तो 0.08% से भी कम होता है। ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म देखने को मिलता है हमें आयरन का, और ये डक्टिलिटी में ज्यादा होता है। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, पिग आयरन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो कार्बन कंटेंट बढ़ाने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, डक्टिलिटी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड इज गिवन एज। तो स्ट्रेन एनर्जी जो हम किसी सॉलिड में स्टोर करते हैं तो उसको किस तरीके से दिया जाता है? तो वेल अगर इसकी बात करें तो हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन कर देंगे, और फिर क्या करते हैं हमें ये बात पता है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन का एरिया है, कर्व का जो एरिया है उसको लेते हैं और वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तो आपको हाफ 0.5 देखने को मिलेगा, स्ट्रेन ये रहा, और वॉल्यूम, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसको एक और तरीके से हम दिखा सकते हैं, स्ट्रेस को हमने सिग्मा से शो किया, पहले स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन की बात करें तो हम इसको फिर से स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस लिख सकते हैं, इनटू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम तो चल ही रहा है, तो इसको इस तरीके से भी शो करते हैं, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2E जो कि यंग्स मॉडुलस है इनटू वॉल्यूम। तो ये भी एक और तरीका है हमारा एनर्जी स्टोर को दिखाने का। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि the modulus of elasticity of steel is 2 into 10 to the power 4 megapascal, 1.2 into 10 to the power 5 megapascal, या फिर 2 into 10 to the power 5 megapascal, या फिर 2 into 10 megapascal। 2 into 10 to the power 5 megapascal will be the correct answer। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एरोनियस स्टेटमेंट ऑफ माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का सबसे गलत स्टेटमेंट बताना है बेसिकली। अगर हम बात करें तो वो पूछ रहा है कि इट हैज 2 यील्ड पॉइंट, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, उसमें हमारे 2 यील्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। इट इज अ डक्टाइल मटेरियल, तो ये भी सही बात है, वो एक डक्टाइल मटेरियल है। वेल वहीं पर अगर बात करें वो कह रहा है कि हैज अ स्मॉल परसेंटेज एलोंगेशन एट फेलियर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग बात है।
ये एकदम गलत है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन नहीं, हमें एक हाई परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन देखने को मिलता है। अप्रॉक्सिमेटली 20 से लेके 30% का इलॉन्गेशन देखने को मिलता है हमें। तो सी ऑप्शन जो है स्टेटमेंट हमारा वो गलत है। इट शोज स्ट्रेट हार्डनिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ए, बी और डी जो पॉइंट है वो करेक्ट है। वेल इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल। हम एक मटेरियल को डक्टाइल कब कहते हैं? जब इफ इट हैज अ लिटिल प्लास्टिक elongation रेंज, इट हैज लॉन्ग प्लास्टिक elongation रेंज, could be hammered into a very thin sheet, या फिर shows a very large elastic strain। तो इलास्टिक स्ट्रेन नहीं, हमें प्लास्टिक elongation रेंज से मतलब होता है। वो भी अगर बहुत ज्यादा प्लास्टिक elongation रेंज है, मतलब इसको हम बहुत ज्यादा देर तक हम उसको इलोंगेट कर सकते हैं। इलोंगेट हाई प्लास्टिक elongation रेंज देखने को मिलता है। वेल जो भी मटेरियल हमारे हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं उसको तो हम मेलिएबल प्रोडक्ट कहते हैं, और जब हमारा वो थिन वायर में कन्वर्ट होता है तो हम उसे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस। तो जब तक रप्चर या फिर उसकी ब्रेकिंग नहीं होती तब तक जब वो एनर्जी को लेता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हार्डनेस बोला जाता है कि टफनेस बोला जाता है, या फिर ब्रिटलनेस बोला जाता है, या फिर सॉफ्टनेस बोला जाता है। तो जब वो ब्रेकिंग रप्चर पॉइंट तक ले लेता है, अगर ब्रेकिंग रप्चर पॉइंट तक ले लेता है उसको, तो उस प्रॉपर्टी को हम जब यहाँ माइल्ड स्टील की बात करें तो ये पूरा जो एनर्जी हमें यहाँ तक स्टोर हो जाता है रप्चर और हमारे फ्रैक्चर पॉइंट तक, तो इस पॉइंट को हम टफनेस बोलते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, उसे हम टफनेस बोलते हैं। वेल वहीं पे वो इलास्टिक लिमिट तक अगर एनर्जी को स्टोर करता था हम उसे रेजिलियंस पॉइंट बोलते थे। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर इनमें से क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि डायमेंशन लेस कौन सी है? तो शेयर फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारा एक डायमेंशन शो करता है जिसकी यूनिट हमारी न्यूटन है, और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा MLT-2। MLT-2 हमारा इसका डायमेंशन होता है। स्ट्रेस क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का तो हमें पता ही है, देखने को मिल रहा है। तो MLT-2, और अगर हम माइनस इसकी बात करें तो एरिया हमारा हो जाएगा L/L। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ML-1T-2। तो ये मेरी स्ट्रेस की हो गई। स्ट्रेन लेकिन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों ही लेंथ है जैसे कि मीटर अपॉन मीटर, तो यहाँ से यूनिट हमारी कैंसिल हो गई। तो ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जिसका मतलब ई जो हमारे स्ट्रेन है, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर वहीं पे अगर मॉडुलस इलास्टिसिटी की बात करें तो मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है हमारा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और आप यहाँ से देख सकते हो स्ट्रेन की तो कोई भी क्वांटिटी डायमेंशन नहीं है, लेकिन जो हमारा स्ट्रेस है उसकी हमारी हो जाएगी ML-1 तो वही हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी डायमेंशन हो जाएगी। वेल आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, और लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको किस टॉपिक पे और क्वेश्चंस चाहिए, या फिर हम किस तरीके से अपनी वीडियो को अच्छा कर सकते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।